हेलो दोस्तों। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में भारत में जो आधुनिक भारत का इतिहास था उसमें गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, हम लोगों ने पिछले समय में ये भी देखा कि जो वारेन हेस्टिंग्स था उसने भारत में जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का नींव रखा गया था उसको मजबूत करने का काम किया। और जैसे इतिहासकार मानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने नींव रखा, वारेन हेस्टिंग्स ने उस नींव को मजबूत किया और उसको दीवार के रूप में उठाने का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था और उसके ऊपर छत ढालने का काम इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जिस गवर्नर जनरल के बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा लॉर्ड वेलेजली। ठीक, जिसने सहायक संधि के लिए जो जाना जाता है, उसने छत को ढाल दिया। इस प्रकार से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी और उसको मजबूत करने वाला कार्य आगे के जो आने वाले गवर्नर जनरल और वायसराय हुए उन्होंने उसको मजबूत किया, उस ढांचे को। तो आज उसी के क्रम में हम उस व्यक्ति को पढ़ेंगे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की दीवारों को खड़ा किया है, जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि अपने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के लिए जाना जाता है और कोड कॉर्नवालिस के लिए जाना जाता है। तो क्या है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, क्या है कोड कॉर्नवालिस, आज इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक, जिसका मकबरा भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। इस गवर्नर जनरल का कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये सब फ्रेंच जो थे पराजित हो गए थे अंग्रेजों के 1760 में ही वांडीवास के युद्ध में, और उनकी अब शक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगा और वे लॉर्ड कॉर्नवालिस के आते आते समय वो वापस भारत छोड़ करके फ्रेंच वापस लौट गए थे। इसी समय अमेरिका की क्रांति हुई और अमेरिका आजाद भी हुआ। उसी समय जब अमेरिका की क्रांति हो रही थी तो वहां पर जो भारी मात्रा में ब्रिटिशर्स जाकर के बसे हुए थे और फिर जब दोबारा ये अंग्रेज वहां पर पहुंचे, पहले जो जाकर बसे थे उनके बाद जो अंग्रेज पहुंचे, वहां पर लड़ाई हुई। उस क्रांति के बीच अंग्रेज बहुत अमेरिका में पीटे जा रहे थे और इधर भारत में फ्रांसीसी अंग्रेजियों से यानी ब्रिटिशर्स से पराजित होकर गए थे। इनको इस बात का तकलीफ था कि हम भारत में पीट दिए गए हैं। तो इन्होंने सोचा कि जब अमेरिका की क्रांति हो रही हो, उस समय अंग्रेज वहां पर पीटे जा रहे हैं, तो क्यों ना हम चल करके वहां पर अच्छा मौका उठा लें। इसीलिए उसी समय फ्रांसीसी पहुंच गए अमेरिका और वहां पर अंग्रेजों को बेहतरीन तरीके से पीटे। अंग्रेजों का अमेरिका की क्रांति में पराजित होने का मुख्य कारण क्या था? वहां पर जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, यही कर रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमेरिका में पराजित होने का मुख्य कारण यही था कि वहां पर जो सबसे पहले जाकर के बसे हुए थे अमेरिका में अंग्रेज, और बाद में जब ये लोग अंग्रेज गए तो जब दोनों सामने लड़ाई के लिए आते थे तो दोनों देखते थे कि ये तो हमारे भाई हैं, हमारे ही यहाँ से यहाँ आकर बसे हुए हैं, तो हम इनको कैसे मार सकते हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने कहा कि जहाँ हमारे भाई स्थित हैं, जहाँ हमारे लोग आकर के यहाँ बस गए हैं, उनको नहीं मारना है, वहां पर कानून नियंत्रण ढीला रखना है। ठीक, अगर हम यहाँ पर बस रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और जो हमारे लोग नहीं है वहां पर कानून तगड़ा रखना है। इसीलिए इनके पराजय का मुख्य कारण यही रहा है। और जब अमेरिका से पराजित होते हैं तो यही लॉर्ड कॉर्नवालिस फिर भारत में गवर्नर जनरल बना करके भेजा जाता है, जो कि आता है तो सबसे पहले पुलिस व्यवस्था की व्यवस्था करता है। क्या? पुलिस प्रशासनिक जो व्यवस्था है, पहले पुलिस फिर प्रशासनिक सेवा प्रशासक जो चला सके शासन को। ठीक, प्रशासकों की नियुक्ति किया। फिर उनको वेतन देने के लिए राजस्व की इकट्ठा के बाद जब आई तो इसने जमींदारी व्यवस्था, या उसी को मालगुजारी बोलते हैं या इस्तमरारी व्यवस्था बोलते हैं, ठीक, या उसी को अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था बोलते हैं। फिर बाद में एक व्यवस्था आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या है? महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? ठीक, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक, आइए चलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में एक एक करके देखते हुए समझते हुए चलेंगे इसके बाद को। तो जब भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस उधर से अमेरिका की क्रांति से वापस लौटा है, ठीक, इसको गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया है, तो इनको डर है कि जिस प्रकार से हम लोग अमेरिका को खो दिए हैं, कहीं भारत को भी न खो दें, और भारत को अगर खो देंगे तो फिर ब्रिटिश साम्राज्य का
कोई वैसा लाभ रह नहीं जाएगा, न कहीं कोई व्यापारिक इधर क्षेत्र रह जाएगा। इसीलिए भारत को खोना नहीं चाहते, और जब ये भारत में आए हैं तो ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना इनको है, तो ये कई नीतियों से विस्तार करने का काम करेंगे। ठीक, और ये भारत में आते ही सबसे पहले सुरक्षा की व्यवस्था के लिए पुलिस जो है, पुलिस का गठन किया और पुलिस की नियुक्ति करने लगा। ठीक, इसके बाद प्रशासकों की नियुक्ति करेगा कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए देखते हैं इसमें कॉर्नवालिस में स्टार बना करके लिखेंगे एक लाइन। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी न्यायालय बंद कर दिया। जिसमें भारतीय न्यायाधीश हुआ करते थे उसको बंद कर दिया। इसमें कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसने क्या किया? वो स्टार्ट कोर्ट, चलती फिरती कोर्ट स्टार्ट किया जिसमें भी अंग्रेज थे। ठीक, लिखेंगे बंगाल में 3, इसने 4 चलती फिरती कोर्ट की स्थापना की। ठीक, कौन थे? एक लिखेंगे यहां पर पटना, बिहार में पटना में। ठीक, दूसरा कलकत्ता। तीसरा जो इसने किया मुर्शिदाबाद, बंगाल में ही मुर्शिदाबाद। और चौथा लिखेंगे ढाका। यानी 3 बंगाल की तरफ और एक बिहार की तरफ क्या किया इसने? कोर्ट स्थापित किया, जो चलता फिरता कोर्ट था जो न्याय देता था। ठीक, आगे की तरफ और हमने बताया था जो फौजदारी न्यायालय हुआ करता था पहले नवाबों के पास हुआ करता था, इसमें नवाब के आदमी काम करते थे। और जो दीवानी न्यायालय हुआ करता था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही ले चुकी थी। आगे की तरफ इसमें हम लिखेंगे स्टार बना करके, इसने भारत में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की। इसमें पुलिस विभाग की स्थापना की तथा एक जिले स्तर पर चौकी बनाई, जिसका इंचार्ज एक दरोगा को बनाया, एक दरोगा को बनाया। नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसने भारत में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किया। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्यों? सुरक्षा हेतु। ठीक, क्योंकि वहां पर ये अमेरिका की क्रांति में पिट करके आए हुए हैं और इनको इस डर है भारत में अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। ठीक, और भारतीयों पे अपना शासन और भी बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? पुलिस विभाग की स्थापना किया तथा प्रत्येक जिले में एक चौकी की स्थापना किया, एक चौकी बनाया और उस चौकी पे इंचार्ज के रूप में एक दरोगा को नियुक्त किया। ठीक, आगे की तरफ नोट करेंगे स्टार बना करके, इसे ही भारतीय सिविल सेवा का जनक फादर माना जाता है। इसने ही भारत में जो भारतीय सिविल सेवा है ICS, इंडियन सिविल सर्विस, इसकी शुरुआत किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसी ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है, जो कि
ये आईसीएस जो होते थे प्रशासक के रूप में काम करते थे, और जब प्रशासक की नियुक्ति होने लगी, जिला कलेक्टर बनने लगे, तो सब कुछ संपूर्ण शक्ति इसने क्या कर दिया, पहले जिला कलेक्टर को दे दिया, ठीक, सारा कुछ। फिर बाद में उससे ले भी लेता है, यही लॉर्ड कॉर्नवालिस, पहले जिला कलेक्टर को सारी शक्तियां दी जाती हैं और फिर उससे छीन भी ली जाती हैं। तो भारतीय सिविल सेवा का जो जनक माना जाता है भारत में आईसीएस का, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसको आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे की तरफ हम लिखिएगा एक लाइन स्टार बना करके, इसने कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार करने के लिए रोक दिया। यानी जो कंपनी के कर्मचारी होंगे वो व्यक्तिगत रूप से व्यापार नहीं कर सकेंगे, ठीक, जो भी व्यापार होगा वो जो व्यापारिक दल बनेगा उसी के तहत व्यापार किया जा सकता है, ठीक। आगे की तरफ अगर देखेंगे तो इसने पुलिस विभाग की स्थापना कर लिया, कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और पुलिस विभाग के साथ साथ इसने प्रशासक की नियुक्ति कर ली। यानी भारत में कर्मचारियों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है तो उनको वेतन देना चाहिए कि नहीं, वेतन बढ़ेगा, उनको वेतन चाहिए। तो वेतन की जब बात आई तो इनके पास स्रोत कहां से है, अंग्रेजों को अब स्रोत निकालना था, और अंग्रेजों के पास स्रोत का मात्र एक ही साधन था, क्या, टैक्स। कौन सा टैक्स, कृषि टैक्स, ठीक, कृषि टैक्स। और भी कृषि टैक्स हमेशा समय से हो नहीं पाता था, ठीक, कभी बाढ़ आ जाती थी तो कभी सूखा पड़ जाता था, इसलिए इस कृषि से सही तरीके से और ज्यादा मात्रा में टैक्स हो नहीं पाता था। और जब इसने पुलिस विभाग की स्थापना कर दिया जिसमें कर्मचारी लग गए, कई और भी मतलब पुलिस विभाग उसमें नियुक्तियां हुई, उसके साथ साथ प्रशासक की नियुक्तियां हुई, फिर प्रशासक के साथ साथ उसकी सहायता करने वाले और लोगों की जब नियुक्तियां हुई तो उनको वेतन की जब बात आई तो इसने देखा कि कृषि से टैक्स तो उतनी मात्रा में हो ही नहीं रहा। तो उसी समय एक व्यक्ति हुआ, ठीक, जिसका नाम था राजस्व जो बोर्ड होता था, राजस्व बोर्ड, ठीक, इसका प्रधान था कौन, जानसोर। इसने एक व्यवस्था बनाई 1790 में, 1790 ईस्वी में जानसोर ने जानसोर नामक एक व्यवस्था बनाई, और जानसोर नामक व्यवस्था ही आगे चल करके 22 मार्च 1793 में बदल गई, जिसका नाम हो गया अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में क्या कहा गया, इसमें जानसोर और कॉर्नवालिस दोनों मिले, राजस्व बोर्ड जानसोर था अध्यक्ष और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये दोनों मिल करके बात किए। एक इन्होंने बात क्या किया, इन्होंने कहा कि भारत में जमींदारी व्यवस्था लानी चाहिए। समझिएगा बात को, इन्होंने अभी हम लिखवाएंगे, ठीक, जानसोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मिलकर के कहा कि भारत में जमींदारी व्यवस्था लानी चाहिए। जमींदारी का मतलब है पहले किसान के बीच और अंग्रेजों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके ऊपर जमीन का मालिकाना हक होगा और वो टैक्स वसूल करके क्या करेगा, हमको देगा, ठीक। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की ये सोच थी। इसी समय एक व्यक्ति और हुआ, जेम्स ग्रांट, ठीक, जेम्स ग्रांट। इसका कहना था कि क्यों ना भारत में हम रैयतवाड़ी व्यवस्था लाएं, रैयतवाड़ी, ठीक, रैयत किसान, रैयत का मतलब यहाँ किसान से है, ठीक, डायरेक्ट हम क्यों न किसानों से टैक्स वसूले। अभी आगे ये व्यवस्था आएगी, इसके बारे में भी अभी हम समझते हैं। तो जेम्स ग्रांट की पहले बात नहीं माना लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि गवर्नर जनरल था और जो गवर्नर जनरल चाहेगा वही होगा, इसलिए इसने जानसोर से मिलकर के जो 1790 में जानसोर नामक व्यवस्था शुरू किया था, उसी को इसने जमींदारी व्यवस्था का नाम दिया, या उसी को मालगुजारी या इस्तेमरारी व्यवस्था का नाम दिया जाता है, अस्थाई बंदोबस्त का व्यवस्था नाम दिया जाता है। कैसे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था नाम पड़ा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहले नियुक्ति किया, ठीक, जमींदार की, और उसे कहा कि देखिए हम आपको कुछ जागीर प्रदान करेंगे, मतलब थोड़ा कुछ एरिया देंगे, आप उस एरिया से टैक्स वसूलेंगे, और 100% टैक्स होता है तो आप 90% अंग्रेज, ठीक, यानी ब्रिटिशर्स को देंगे आप, और 10% आप अपने रखेंगे, ठीक। यही उन्होंने बात किया, यानी कहा कि अगर आप 11 भाग वसूलते हैं तो 10 भाग हमको देंगे और एक भाग जो भी है आपका बचेगा वो आप लेंगे,
ठीक, या इससे आप अधिक भी वसूलेंगे, हमसे उससे नहीं मतलब है, हमको बस इतने से मतलब है, यानी 10/11 भाग यानी 90% हमको चाहिए। आप जितना भी अधिक वसूल सकिए आप वसूलिए। अब जब इतना राजस्व हमेशा हर जमींदारों से, और जमींदारियों व्यवस्था उसी को दी जाती थी, ये नीलामी से दी जाती थी, जो जितना ज्यादा टैक्स वसूलने की बात करता था उसी को जमींदारी व्यवस्था भी दी जाती थी। इससे क्या हुआ, टैक्स वसूलने वाले जो लोग थे, ठीक, जमींदार जो नियुक्त हुए, उन्होंने टैक्स इसको लिया और इन्होंने भारी मात्रा में लूटपाट के साथ टैक्स वसूलने का काम कर दिया। ठीक, बहुत लोग टैक्स नहीं दे पाते थे, तो क्या होता था अभी आगे हम बताएं। ठीक, जमींदारी व्यवस्था, अब जमींदारी व्यवस्था लागू हुई इस प्रकार, और जमींदार टैक्स वसूल करके 90% हिस्सा किसको देने लगे, अंग्रेजों को, और 10% स्वयं रखते थे। ठीक, स्वयं रखते थे। अब ये व्यवस्था पहले 10 वर्षों के लिए थी कि 10 वर्षों के बाद फिर इसमें चेंजिंग भी की जा सकती है। ठीक, लेकिन बाद में फिर इसको अस्थाई बना दिया गया कि नहीं, अब अस्थाई रूप से यही चलती रहेगी, और ये पूरे भारत के लगभग जो भाग था ब्रिटिशर्स का, पूरे ब्रिटिशर्स के भाग पे 19% भाग पे लागू थी, यानी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य जितना उसका क्षेत्र था उसके 19% भाग पे लागू थी। ठीक, जगह जगह कौन कौन सी है, अभी जगह को हम जैसे देखेंगे, बंगाल, ठीक, बंगाल के साथ साथ बिहार था, उड़ीसा था, कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा था, इस प्रकार के बनारस तक के एरिया में यही लागू थी जमींदारी व्यवस्था। ठीक, तो इस प्रकार से जब जमींदार टैक्स वसूल करके, बहुत भारी मात्रा में किसानों से वसूल करके कंपनी को देते थे। ठीक, और कंपनी उसको लेकर के, अब कंपनी को किसी से टैक्स वसूलने जाने के लिए नहीं था, समय पे इनकी आय निर्धारित हो गई थी, समय समय से इनको जब टैक्स मिल जाता था तो ये अपने व्यापार में, ठीक, और कंपनी के और भी चीजों में बजट तैयार करने में वृद्धि कर दी है। ठीक, यानी कंपनी की हर चीज व्यवस्था को अब ये मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक आमदनी हो गई जो समय समय से आती रहेगी। इन्होंने पाबंदी लगा दिया, पाबंदी ये लगा दिया कि, सॉरी यहाँ पर 90, इसको 11% करिएगा। ठीक, और ये 89% हो जाएगा, तब ये वाला फॉलो करेगा नहीं। ठीक, हाँ, 89 और 11। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने एक नियम लगाया, क्या, सूर्यास्त, सूर्यास्त का नियम। ठीक, सूर्यास्त नियम, सूर्यास्त नियम क्या होता था, जो गवर्नर जनरल था, ठीक, इसने एक समय निर्धारित किया कि नहीं, इस दिन इस समय के अनुसार आपको पहले हमारे यहाँ जितना भी राजस्व इकट्ठा आप करते हैं, जमींदारों से कहा कि उसको समय के सूर्यास्त होने से पहले आपको जमा करना, नहीं करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी, पूरी जो जमींदारी है जो दी गई है एरिया, उसको छीन करके नीलाम कर दिया जाएगा, दूसरे को बेच दिया जाएगा। ये बहुत चुनौतीपूर्ण नियम था। ठीक, कौन, सूर्यास्त नियम। अब जो जमींदार थे ये टैक्स को वसूलते किसानों से, ठीक, बुरी तरीके से, और ले जा करके किसको देते, अंग्रेजों को, यानी जो गवर्नर जनरल था उसको देते। अब जो किसान थे, किसान इन्हीं के, जमींदार जो थे इन्हीं के दया पर निर्भर थे। ठीक, पता चला किसानों के पास कुछ नहीं हुआ तो जमींदार, फिर भी जमींदार को देना है चाहे जहां से भी दे। अब इनकी दया पर निर्भर था किसान, जमींदार अगर दया दिखा दिया तब तो ठीक, नहीं तो किसानों की सजा ही सजा थी। अब जमींदार के दया पर निर्भर होने के साथ साथ जो जमींदार थे एक गवर्नर जनरल के, यानी अंग्रेजों के भक्त बन चुके थे। ठीक, अंग्रेजों के भक्त कैसे बन गए थे, क्योंकि अब उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए हैं और ये लूटपाट करने के साथ साथ उन्हीं के, ये अंग्रेजों की दया पे काम कर रहे हैं, यानी अंग्रेजों के अधीन है। तो जितने भी उस समय आंदोलन होना स्टार्ट हुए, उसमें जमींदार, जो जितने जमींदार हुए भारत में, वो उन्होंने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि उनकी नौकरी कर रहे हैं। इसलिए इसमें कंपनी को ज्यादा मात्रा में लाभ होना स्टार्ट हुआ, और इस प्रकार से राजस्व की एक नियत व्यवस्था बन गई, कंपनी का भी बजट बनने लगा। इससे जो लाभ हुए यही सब हुए, और कंपनी भी एक नियमित क्रम में व्यापार करना कर दी और विकास के रास्ते पर चलने लगी। और इसी में जो उत्पादन से शुल्क इकट्ठा किया जाता था वो सब कुछ कंपनी में ही लगा दिया जाता था। ठीक, और जमींदार भी किसानों से बहुत भारी मात्रा में अपना, मतलब चोरी और ये सब डकैती करने के हिसाब से बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स वसूलने लगे। इस प्रकार चलने में अगर देखा जाए तो इसका दोष क्या क्या रहा है, तो राजस्व की राशि अधिक वसूलना, यानी किसानों से टैक्स अधिक वसूलने से किसान पूरी तरीके से टूट चुके थे। ठीक, टूटने लगे। और इसके बाद जो जमींदारी व्यवस्था दी जाती थी, हमने बताया नीलामी के तहत दी जाती थी, और नीलामी
जब होती थी तो इसमें जो अधिक पैसा वाला होता था, धनी वर्ग, जिसको जमीन और खेती के बारे में, कृषि के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता था, वही पाता था जमींदारी व्यवस्था। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो किसान पूर्ण रूप से जमींदारी के दबाव में काम करता था। जो जमींदारी थी, जमींदारी के अंदर जो जमींदार हुआ करते थे, उनके दबाव में काम करता था। ठीक, लेकिन इससे लाभ हुआ कंपनी को भी, और बंगाल में जो कृषि थी उसके कार्य और आगे की तरफ बढ़े, और उन्नति के रूप में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और बनारस जैसे क्षेत्रों में ये लागू हुए, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में। ठीक, और इसको आगे बढ़ाया। इस प्रकार से इसी को नाम दिया जाता है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। यानी इन्होंने टैक्स वसूलने का एक व्यवस्था निर्धारित कर दी, जमींदारी व्यवस्था। इसी के तहत क्या किया, इन्होंने टैक्स वसूलने का एक मार्ग बना दिया। ये रही जमींदारी व्यवस्था। थोड़ा सा इसमें नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग चलते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। आइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था पहले नोट करेंगे इसमें। तो हमने बताया ना कि इन्होंने ये व्यवस्था लाई क्यों, क्योंकि इनको क्या जरूरत थी, जो इन्होंने कर्मचारियों की नियुक्ति किया था उनको वेतन देना था, और वेतन देने के लिए इनको पैसा चाहिए था, और जब पैसा चाहिए था तो इन्होंने टैक्स ही एकमात्र साधन था जिससे पैसा आ सकता था। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, उस व्यवस्था को निर्धारित किया जिससे टैक्स वसूला जाए। ठीक, तो आगे की तरफ इसने लिखेंगे, इसने स्टार बना करके, इसने एक लाइन लिख लीजिएगा, इसने सभी अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिए। इसने सभी अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिए, जिला कलेक्टर को दे दिए, जिला कलेक्टर को दे दिए। ठीक, दे दिए। सभी अधिकार का मतलब जो भी दीवानी, फौजदारी, सब कुछ मामला था, सब कुछ कलेक्टर के हाथों में दे दिया इन्होंने। ठीक, जो प्रशासक की नियुक्ति की। आगे की तरफ इसने लिखेंगे स्टार बना करके, इसने राजस्व बोर्ड के प्रधान जानशोर व्यवस्था कब, 1790 में ये व्यवस्था इन्होंने बनाई थी, वही टैक्स वसूलने का, जो आगे चल करके इसने राजस्व बोर्ड के प्रधान जानशोर के द्वारा जानशोर व्यवस्था को भारत में लागू किया। कब, 22 मार्च 1793 ईस्वी को। ठीक, लागू किया कब, 22 मार्च 1793 ईस्वी को, जिसे कहा गया। ठीक, क्या कहा गया, जिसे लिखेंगे इसमें अस्थाई बंदोबस्त। इसे क्या कहा गया, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया। ठीक, अस्थाई बंदोबस्त, या इसी को बोलते हैं, कई नाम है, लिख लेंगे मालगुजारी व्यवस्था। ठीक, इसी को बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था। क्या, जमींदारी व्यवस्था, नोट करेंगे आप, जमींदारी व्यवस्था। ठीक, या इसी को बोलते हैं इस्तमरारी व्यवस्था, नोट कर लीजिएगा, इस्तमरारी व्यवस्था। ठीक, इसमें लिखिएगा 89% भाग अंग्रेज। ठीक, अंग्रेज, और इसमें 11% भाग जमींदार होते थे। ठीक, आगे नोट करेंगे, इसमें स्टार बना करके। इसमें अगर देखा जाए तो स्टार बनाकर एक लाइन लिखिएगा, यह पहले 10 वर्ष के लिए थी। क्या, 10 वर्ष के लिए थी, 10 वर्ष के लिए थी।
या पहले 10 वर्ष के लिए थी, बाद में अस्थाई कर दी गई, बाद में अस्थाई कर दिया गया, अस्थाई कर दिया गया। यानी जब जानशोर ने 1790 में बनाया था तो ये 10 वर्षों के लिए हुआ करती थी, लेकिन जब 22 मार्च में इसका बेहतरीन तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको समझ करके लॉन्च किया, पूरे भारत में लागू किया, मालगुजारी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था या इसी को कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या इसी को कहते हैं इस्तेमारी व्यवस्था, जब ये लॉन्च किया कि 89% भाग अंग्रेज को देंगे और 11% भाग को क्या करेंगे, जमींदार को देंगे, यानी कुल भाग का क्या करेंगे, 10/11वां हिस्सा होगा ये अंग्रेजों को दिया जाएगा। किसको, अंग्रेजों को दिया जाएगा। ठीक, जब ये व्यवस्था लॉन्च हुई तो बाद में इसी को अस्थाई कर दिया गया, और जब अस्थाई हो गया तभी अस्थाई बंदोबस्त के लिए ये जाना भी गया। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसलिए कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का जनक या अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के पिता कौन कहे जाते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कहे जाते हैं। ठीक, तो इसमें से 10 भाग जो है 11 अगर हुआ तो 10 भाग अंग्रेज रखते थे, एक भाग जो जमींदार हुआ करता था उसको मिला करते थे। ठीक, एक लाइन और इसमें लिखेंगे, यह पूरे ब्रिटिश लिखेंगे, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के, ब्रिटिश साम्राज्य के 19% भाग पर लागू था, 19% भाग पर लागू था। इसको नोट कर लेंगे, कितने प्रतिशत पर, 19% पर, 19% भाग पर लागू था। एरिया कौन कौन सी थी जहां जहां पर लागू था, नोट करेंगे, बंगाल, कहां, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, कहां पर, उड़ीसा, बनारस, इसके बाद उत्तरी कर्नाटक। ठीक, नोट कर लेंगे, उत्तरी कर्नाटक। कोई पूछता है कि जो ये व्यवस्था है कौन, इस्तेमारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था, ये कहां कहां लागू थी, तो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, बनारस में और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में क्या हुई थी, लागू हुई थी। ठीक, यानी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के 19% भाग पर एरिया लागू थी। इसी में आता है सूर्यास्त कानून, आप लिख लेंगे, हम बता दे रहे हैं सूर्यास्त कानून को फिर एक बार। सूर्यास्त कानून लॉन्च किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसी के समय में 1793 में एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम में एक बात और की गई थी कि जो उसमें 14वीं रिट थी उस अधिनियम में, उसके तहत जो जमींदार हुआ करते थे अगर समय से जो राजस्व था उसको इकट्ठा करके नहीं देते थे तो उसी रिट 14 के तहत उनकी जमींदारी व्यवस्था को क्या कर लिया जाता था, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। ठीक, तो उसको हमें नहीं जानना है ज्यादा, बस हमको इस पे फोकस करना है कि सूर्यास्त कानून क्या था। इसने जब गवर्नर जनरल ने जमींदारों को जमीन प्रदान किया, कुछ एरिया दिया कि आप हमको यहाँ से टैक्स वसूल कर दीजिए, तो उसी समय इन्होंने एक व्यवस्था बना दिया था। व्यवस्था ये बनाया था कि आप इस दिन, समय निर्धारित होते थे कि इस दिन और सूर्यास्त से पहले, उस दिन के सूर्यास्त से पहले आप क्या करो, यानी सूर्य अस्त न हो उसके पहले आपको इतना राजस्व जितना निर्धारित किया गया है, एरिया को देख करके राजस्व निर्धारित कर लिया जाता था। पहले ही एक अनुमान था कि इतनी एरिया है तो इतना अनुमानता यहाँ से राजस्व आ सकता है, उसके हिसाब से निर्धारण किया जाता था और उसको समय के पहले पहुंचाना होता था। और समय के पहले का मतलब है सूर्यास्त के बाद अगर नहीं पहुंचा भी और उसके पहले अगर नहीं पहुंचा तो उसके जमींदार की सब कुछ जो थी संपत्ति से लेकर के और भी चीजें छोड़ करके नीलाम कर दी जाती थी। जो उसको एरिया दिया जाता था उसको छोड़कर नीलाम करके दूसरे को दे दिया जाता था, दूसरे जमींदार को बेच दिया जाता था। ठीक, तो इस तरह से जमींदारों को भी इस बात का दबाव था, डर था अंग्रेजों का। ठीक, तो ये था सूर्यास्त कानून, यानी सूर्य अस्त होने के पहले ये कार्य करना। ठीक, इसीलिए हमेशा उगते हुए सूरज का अगर देश कुछ लोग पूछते हैं तो जापान को माना जाता है। और ब्रिटिशर्स जो हमेशा अंग्रेज कहते थे कि हम लोगों का सूरज कभी नहीं डूबेगा, तो उसी तरह डूबते हुए सूरज का देश भी कौन हो गया, ब्रिटेन हो गया। चलिए आगे की तरफ अगर इसमें हम देखेंगे तो इससे लाभ, तो हमने बताया कंपनी की आय क्या हो गई, टैक्स निश्चित हो गया, जिससे अब इनको क्या बजट बनाने में आसानी हो गई। कंपनी का बजट क्या होगा, कितना कंपनी में खर्च किया जाएगा, कंपनी का माल कितना खरीदा जाएगा, ठीक, कंपनियां कहाँ कहाँ स्थापित की जाएंगी, ये सारा कुछ इस व्यवस्था के तहत जब टैक्स आने लगा, राजस्व आने लगा,
तो काम, आपके घर में पैसा आता है तो आप क्या करने लगते हैं, पूरा एस्टिमेट बना लेते हैं कि पैसा आया तो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे इन सारी चीज़ों में हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे। ठीक, तो जब उसी प्रकार जब पैसा आने लगा तो इन्होंने अपना व्यवस्था सब कुछ बजट बनाया। इसके साथ साथ कंपनी का फिर व्यापारीकरण और जो विस्तार था उसमें इन्होंने कहाँ कहाँ कंपनियां और स्थापित की जाएंगी, कैसे व्यापार बड़ा किया जाएगा, इन सारी चीज़ों में अंग्रेजों ने ध्यान देना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब उनको जमीनी स्तर तक तो जाना नहीं था, इसलिए इन्होंने उसमें ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो जमींदार थे ये अंग्रेजों के भक्त बन चुके। अंग्रेजों का मतलब है जो गवर्नर थे उनका भक्त बन गए। क्यों नहीं भक्त बनेंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बताए हुए, उन्हीं की एरिया दे पर जो एरिया दिए हैं उसी पर खा रहे हैं और टैक्स वसूल कर उन्हीं को दे रहे हैं। इसलिए उस समय जितने भी आंदोलन होते थे तो ये भारतीय होने के बावजूद भी किसका साथ देते थे, इन्हीं का साथ देते थे, अंग्रेजों का। कौन, जमींदार जो हुआ करते थे। इसके साथ साथ जो किसान हुआ करते थे उन पे दया भाव बस जमींदारों की थी, जमींदार ही दया भाव उन पे रख सकते थे, नहीं तो ये भी क्रूरता के साथ वसूलते थे किसानों से। किसानों को भी बहुत कष्ट होता था। अगर इससे अगर दोष देखेंगे, ठीक, इससे अगर लाभ में ही अगर देखा जाए तो बंगाल तो समृद्ध बन गया, कृषि के लिए लोग बढ़ावा देने लगे और कृषि के क्षेत्र में आगे की तरफ काम करने लगे, लेकिन ज्यादा कुछ लाभ नहीं हुआ, नुकसान भी हुआ कंपनी को। कंपनी को एक बड़ी राशि मिलने लगी, कंपनी उसी पे डिपेंड हो गई, फिर बाद में दिक्कतें खड़ी हो गई कंपनी के भी सामने। तो दोष अगर देखा जाए तो राजस्व की जो राशि थी बहुत अधिक मात्रा में वसूली जाती थी इन जमींदारों से। अंग्रेज तो बस 89% भाग लेते थे, यानी अगर 11 भाग हुआ तो उसमें 10 भाग, लेकिन ये उससे अधिक वसूलते थे और अपने पास रखते थे। अंग्रेजों से बस इतना ही से मतलब था। ठीक, तो ये राजस्व की राशि अधिक होने के नाते इनको दिक्कतें हो गई। और फिर देखा जाए तो जो धनी वर्ग था उसको ये नीलामी दी जाती थी, जमींदारी व्यवस्था, जिसको कृषि के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं था, लेकिन वो आता था तो क्रूरता के साथ वसूला करता था। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो किसान को जो पूर्ण रूप से थे जमींदार, ठीक, एक किसानों के साथ जो जमींदार हुआ करते थे उनको भी दबाव दे देकर के काम कराते थे, ठीक, पूरा क्रूरता के साथ कराते थे। तो ये कुछ दोष रहा है इनके। आगे की तरफ अगर हम कोई आपसे पूछता है इन व्यवस्थाओं का दोष क्या रहा है, लाभ क्या रहा है, तो आप बता सकें, इसलिए हमने बताया। इसमें एक होमलेस इतिहासकार हुए, ठीक, ब्रिटिश इतिहासकार होमलेस थे। उन्होंने इस व्यवस्था को कहा कि एक क्रूरता भरी क्या थी, व्यवस्था थी, तो नीचे लिख लेंगे स्टार बना करके। होमलेस इतिहासकार होमलेस के अनुसार, इतिहासकार होमलेस के अनुसार, इतिहासकार होमलेस के अनुसार इस व्यवस्था को, कौन, कोई एक नाम लिख लीजिए, इस व्यवस्था को दुखद दुखद और मूर्खतापूर्ण और मूर्खतापूर्ण और मूर्खतापूर्ण और मूर्खतापूर्ण व्यवस्था कहा गया, और मूर्खतापूर्ण व्यवस्था कहा गया, और मूर्खतापूर्ण व्यवस्था कहा गया, ठीक, और मूर्खतापूर्ण व्यवस्था कहा गया, और मूर्खतापूर्ण व्यवस्था कहा गया, कहा उसने। ठीक, होमलेस ने यही कहा था कि जो ये व्यवस्था थी ये दुखद पूर्ण थी, यानी किसानों के साथ जमींदार बहुत जबरदस्ती करते थे, उनके ऊपर बड़े दबाव से बहुत क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते थे। ठीक, तो उन्होंने यही कहा था कि दुख वाली व्यवस्था भी थी और क्रूरता के साथ इनके साथ व्यवहार भी किया जाता था। ठीक, आगे अगर देखें जो तो लॉर्ड कार्नवालिस कोड के लिए लिखेंगे, यह कार्नवालिस कोड, कार्नवालिस कोड, कार्नवालिस बिल, ठीक, के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, लॉर्ड कार्नवालिस कोड के लिए प्रसिद्ध है, जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थे, जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है, जो कोड शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था, पृथक्करण पर आधारित था, ठीक। एक व्यक्ति हुआ जॉर्ज बार्लो, ठीक, जॉर्ज बार्लो, ठीक,
ये अभी आगे आएगा गवर्नर जनरल बनकर के 1805 से 1807 के बीच। ये भारत में क्या बन करके आएगा, गवर्नर जनरल बन करके आएगा 1805 से लेकर के 7 के बीच। ठीक, जॉर्ज बार्लो ने इसी को सलाह दिया। इसी की सलाह की वजह से कार्नवालिस कोड आया था, कार्नवालिस बिल। ये जो कार्नवालिस बिल आया था इसमें कुल 48 नियम थे। ठीक, 48 नियम थे। और इसी 48 नियम में जो नियम था वो था इसमें नागरिक, नागरिक और आपराधिक, आपराधिक। ठीक, नागरिक और आपराधिक जो कानून होते हैं, इन्हीं कानून को, सिविल और क्रिमिनल जो कानून था उसी कानून का ये 48 नियम बनाया गया था इस पर। ठीक, उसी कोड को जॉर्ज जो बार्लो था इसको सुझाव दिया था और इसने कार्नवालिस कोड के रूप में उसको क्या किया था, लागू किया था। ठीक, इसमें नियम वही दिए गए थे, क्रिमिनल और सिविल। आगे की तरफ अगर हम देखें, अब दूसरी व्यवस्था के बारे में चल करके हम लोग देखेंगे। ठीक, 2-3 लाइन इसमें और लिखना है, इसको लिख लीजिएगा। एक तो हमने लिखाई दिया कि भारतीय सिविल सेवा का इसे जनक माना जाता है। आगे की तरफ इसमें स्टार बना करके लिख लेंगे। ठीक, इसका मकबरा, इसका मकबरा, इसका मकबरा उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में स्थित है। गाजीपुर जिले में स्थित है, गाजीपुर जिले में स्थित है, जिले में स्थित है। ठीक, गाजीपुर जो होता है हेरोइन, जो नशा करने वाली चीज होती है। ठीक, हेरोइन और गांजा वगैरह के क्षेत्र में भी अग्रणी स्थान रखता है। बाराबंकी जैसे है अफीम की फैक्ट्री है, उसी प्रकार गाजीपुर में भी है। ठीक, गाजीपुर शहीदों की धरती या वीरों की भूमि के नाम से जानी जाती है। वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया था, गाजीपुर से थे। ठीक, आगे की तरफ इसमें एक लाइन और जोड़ेंगे। ठीक, इसकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, नोट करेंगे आगे की तरफ स्टार बना करके। 1805 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक, और इसका मकबरा कहाँ है या कब्र कहाँ है, गाजीपुर में। ठीक, पार्क भी बना हुआ है गाजीपुर में। चलिए आगे की तरफ अगर हम देखा जाए तो एक क्वेश्चन हमेशा इसका याद रखिएगा, क्या कि अस्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, इसको हमने बता दिया। ठीक, अब दूसरी व्यवस्था की तरफ हम चलेंगे। दूसरी व्यवस्था क्या है, दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। ठीक, आइए देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब यहाँ किसान से। ठीक, इसका मतलब क्या है, किसान से। ठीक, किसान, इसका मतलब किसान। ठीक, ये पूरे ब्रिटिश का, पूरे ब्रिटिश, ब्रिटिश साम्राज्य का, साम्राज्य का, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का 51% भाग पर, 51% भाग पर लागू थी, भाग पर लागू थी। ठीक, अभी समझ रहे हैं हम लोग क्या है व्यवस्था। पहले इतना नोट करेंगे, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के 51% भाग पे लागू थी। अभी हम लोगों ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था देखा जो 19% पे लागू थी। तो 19 अगर इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 70%। बचा कितना 100 में, 30%। 30% एरिया पे क्या लागू होगा, अगली जो व्यवस्था आएगी महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक, महालवाड़ी का, महाल का मतलब होता है गांव से। ठीक, उसमें तो उसको भी अभी देखेंगे। यहाँ रैयतवाड़ी का मतलब किसान। ठीक, यहाँ क्या होता था, किसान के पास तो खुद की भूमि होती थी, किसान खुद मालिक होता था, या जिन किसानों के पास भूमि नहीं हुआ करती थी उनको पट्टे पर दिया जाता था। क्या किया जाता था, किसानों को पट्टे पर जमीन दिया जाता था। किसमें, इसमें। ठीक, किसानों को, जिन किसानों के पास जमीन नहीं हुआ करती थी, किसानों को पट्टे पर जमीन दिया जाता था, पट्टे पर जमीन दिया जाता था, जमीन दिया जाता था, दिया जाता था। ठीक, अब किसानों को पट्टे पर जमीन दिया जाता था। रैयतवाड़ी में क्या था, जो जेम्स ग्रांट ने सुझाव दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उस बात को नहीं माना, फिर बाद में चल करके माना, वही व्यवस्था ये है। ठीक, ये जो व्यवस्था है ये 1792 में, 1792 ईस्वी में, ठीक, तमिलनाडु के 12 महल, ठीक, 12 महल
बारामहल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक, मद्रास के क्षेत्रों में है, जो मद्रास अब चेन्नई हो गया, ठीक। तमिल बारामहल में लागू की गई, ठीक। जनक लिखेंगे इसके, जनक कौन थे? तो जनक लिखेंगे थॉमस या थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, ठीक। यही दो क्या थे? थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड इसके जनक थे, किसके? रैयतवाड़ी व्यवस्था के। अब ध्यान देने योग्य बात है कि किसानों को जब पट्टे पर जमीन दिया जाता था या किसान खुद मालिक होते थे तो डायरेक्ट अंग्रेज इनसे टैक्स वसूलते थे, ठीक। अंग्रेज आकर के किसानों से टैक्स वसूलते थे। इससे क्या हो गया कि अंग्रेज जब टैक्स डायरेक्ट किसानों से वसूलने लगे तो वो और क्रूरतापूर्वक क्या करते थे? व्यवहार करते थे और किसानों से टैक्स वसूलने का काम कर दिए। यानी अब बीच में मध्यस्थता करने वाला किसी भी प्रकार का जमींदार नहीं रहा इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुसार, ठीक। ये सबसे पहले 1792 में सबसे पहले लागू की गई थी। कहां पर? 1792 में सबसे पहले, ठीक। बारामहल तमिलनाडु में सबसे पहले यही लॉन्च की गई थी, सबसे पहले। इसके जो जनक माने जाते हैं, जो इसमें सुझाव दिया है, ठीक, वो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड थे। फिर इसके बाद क्या हुआ? 1825 में, 1825 ईस्वी में कहां लागू कर दी गई? बंबई में। कहां पर? बंबई में। और 1858 आते आते, ठीक, ये पूरे दक्कन साम्राज्य में, ठीक, पूरे दक्कन पूरे साम्राज्य में लागू हो गए, ठीक। पूरे दक्कन का जो क्षेत्र आता था उन क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। इन तिथियों को भी नोट करेंगे, ठीक। ये कहां कहां लागू थी उस एरिया का नाम लिखेंगे आप, लिखेंगे मुंबई, ठीक, मुंबई, असम व कुर्ग कर्नाटक वाला एरिया, ठीक। इन क्षेत्रों में लागू थी। 51% भाग पर क्या किया जाता था? ठीक, 51% भाग पर पूरा लागू थी। ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्से का पूरे 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसान खुद जमीन का मालिक होता था या किसानों के पास जिनके जमीन नहीं होती थी, अंग्रेज उनको पट्टे पर, यानी कुछ समय, पट्टा क्या होता है? कुछ समय के लिए लिखा जाता है, 10 साल, 7 साल, 15 साल। अभी भी कुछ समय में गाँव में सुने होंगे कि प्रधान जो है पट्टा की जमीन लिख दिए थे, ठीक। तो पट्टे पर कुछ समय के लिए, एक तरह से कह लीजिए कि रेहन जिसे बोलते हैं ना गांव में, उसको, वही रेहन की व्यवस्था थी कि पैसा दिए कुछ समय के लिए उनके खेती जोतेंगे, बोएंगे, वही स्थितियां थी। तो और जितना भी होता था फिर उसमें से लेन देन होता था, तो वही था। इनको टैक्स से मतलब था, पट्टे पर जमीन दे देते थे किसानों को कि खेती करिए, आप भी जिए, हम भी जिएंगे। तो इसी प्रकार से ये व्यवस्था लागू हुई थी। आगे की तरफ अगर हम देखें तो ये बारामहल जो है डिस्ट्रिक्ट है, अधिकतर चर्चा में रहती है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। बारामहल डिस्ट्रिक्ट कहाँ का? तमिलनाडु के क्षेत्रों में, ठीक। ये रही रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें अंग्रेज और किसान डायरेक्ट मध्यस्थता करते थे। यानी किसान थे, फिर कौन था? ठीक, एक तरफ, और एक तरफ कौन थे? अंग्रेज, ठीक। इसमें अंग्रेज और किसान एक साथ मिलकर के काम करते थे, ठीक। कोई दिक्कत इसमें बीच में कोई जमींदार वगैरह कुछ नहीं था। ये डायरेक्ट सीधे सीधे टैक्स वसूलते थे। ये व्यवस्था दोषपूर्ण क्यों रही रैयतवाड़ी? क्योंकि इसमें अंग्रेज निचले स्तर तक किसानों के व्यवस्था तक गए और उनकी व्यवस्था को देखते हुए भी, नुकसान को देखते हुए भी इसने जबरदस्ती टैक्स वसूलने का काम किया, ठीक। और इस प्रकार से इन्होंने किसानों के साथ बहुत क्रूरता किया, इसलिए भी ये ज्यादा सफल नहीं रहे। आगे की तरफ देखेंगे तब भी 51% भाग पर पे क्या ये लागू रही है। आगे की तरफ जो इसमें एक लाइन लिखना है उसको नोट करेंगे, क्या लिखेंगे? यह 30 वर्ष के लिए, यह 30 वर्ष के लिए होती थी, यानी होती थी। पहले 30 वर्ष के लिए लागू की जाती थी, फिर उसके टैक्स में अगर बढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो 30 वर्ष के बाद फिर बदल दिया जाता था, ठीक। लिख लेंगे, यह अस्थायी होती थी, यह अस्थायी होती थी, यह अस्थायी व्यवस्था थी, यह अस्थायी व्यवस्था थी। आगे एक लाइन और लिखेंगे, यह संपूर्ण भाग का 1/3 भाग वसूला जाता था,
वसूला जाता था, यानी 1/3 भाग वसूल लिया जाता था। ठीक, इसको अंडरलाइन भी कर लेंगे। ठीक, अस्थायी व्यवस्था 30 वर्ष के लिए। ठीक, नोट कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद दूसरी जो व्यवस्था आती है, ठीक, दूसरी जो व्यवस्था आती है उसको हम देखेंगे। दूसरी व्यवस्था क्या है? दूसरी व्यवस्था आती है महालवाड़ी। ठीक, महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त क्या है, आइए देखते हैं उसको भी। महालवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, बंदोबस्त। ठीक, महालवाड़ी बंदोबस्त क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां महाल का अर्थ है गांव से, लिखेंगे महाल का तात्पर्य गांव से है। क्या, महाल का तात्पर्य गांव से है, महाल का तात्पर्य गांव से है, महाल का तात्पर्य किससे है, गांव से। ठीक, नोट कर लेंगे, महाल का तात्पर्य किससे है, गांव से। ठीक, महालवाड़ी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी, ठीक, बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक, यह जो व्यवस्था थी, नीचे नोट करेंगे, ये पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के, ब्रिटिश साम्राज्य के, साम्राज्य के कितने परसेंट बचा है, 30% भाग पर, 30% भाग पर लागू थी। ठीक, पूरे 30% भाग पर लागू थी। 19% पे अस्थायी बंदोबस्त, 91% पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त और 30% पे कौन, महालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक, व्यवस्था हो गई। आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें क्या होता था कि जो महाल गांव हुआ करता था, गांव का जो मुखिया हुआ करता था, प्रधान, ठीक, उसी को ऊपर सब कुछ सौंप दिया गया कि प्रधान क्या करेगा, किसानों से टैक्स वसूलेगा और वो टैक्स वसूल करके फिर किसके पास पहुंचाएगा, अंग्रेजों के पास पहुंचाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो जो पूरी शक्ति हो गई, ठीक, किसानों के बाद से का पूरा जो किसानों की जो दास्ता हो गई वो मुखिया के अधीन हो गई। यानी मुखिया ही चाहता था तो किसान को जमीन मिलती थी, नहीं चाहता तो किसान को जमीन नहीं मिलती थी। सब कुछ मुखिया का जो पावर था और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। ठीक, वो जिसको चाहता था जमीन प्रोवाइड करता था, जिसको चाहता था जमीन छोड़ करके किसान की दूसरे किसान को नीलाम कर देता था। मुखिया पावरफुल हो गया इसमें, और मुखिया ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करके अपने पास रखता था और फिर उसमें से जो हिस्सा होता था अंग्रेजों को इस व्यवस्था के अंतर्गत उनको पहुंचाता था। ठीक, तो इसके जनक लिखेंगे हाल्ट मैकेंजी थे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई परीक्षाओं के। हाल्ट 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 मैकेंजी, मैकेंजी। ठीक, इसके जनक कौन थे, हाल्ट मैकेंजी थे। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे गांव के मुखिया, स्टार बना करके, गांव के मुखिया, गांव के मुखिया, गांव के मुखिया, ठीक, गांव के मुखिया से सरकार का, से सरकार के, गांव के मुखिया से सरकार का लगान, का लगान, का लगान, लगान को ही टैक्स लिख सकते हैं। ठीक, कर, लगान, वसूली, वसूली, समझौता, समझौता हुआ था, समझौता हुआ करता था। ठीक, हुआ करता था। यानी जो सरकार कौन, अब उस समय सरकार कौन होती, अंग्रेज, वही हमारे सरकार थे। ठीक, गांव के मुखिया जो हुआ करते थे और सरकार, गांव के मुखिया, यहां पर हमने लिखा कि गांव के मुखिया से, ठीक, और किससे, सरकार से। ठीक, सरकार का मतलब यहाँ कौन, अंग्रेज। ठीक, इनसे क्या हुआ करता था, लगान वसूली का क्या हुआ करता था, समझौता हुआ करता था। ठीक, समझौता होने के बाद अब मुखिया टैक्स वसूलता और इसके बाद अंग्रेजों तक क्या करता था, उसको पहुंचाता था। आगे के लिखेंगे पहले ये 1819 में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा, इसके द्वारा, ठीक, 1819 में, 1819 में, 1819 में सूत्रपात किया गया, सूत्रपात, सूत्रपात किया गया, यानी इसको बनाया गया, किया गया। ठीक, आगे 1822 में, 22 में कानूनी रूप दिया गया, कानूनी रूप दिया गया, कानूनी रूप दिया गया। ठीक, कानूनी रूप क्या किया गया, दिया गया। आगे एक लाइन लिखेंगे 1833 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड,
1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा तथा जेम्स जेम्स टॉमसन रहेगा, जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन, ठीक, जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में सबसे बेहतर रूप में आई, लिखेंगे यह व्यवस्था सबसे बेहतर रूप में आई, सबसे बंदोबस्त में यह व्यवस्था सबसे बेहतर रूप में सामने आई, बेहतर रूप में सामने आई, ठीक। जो इसमें मार्टिन बर्ड था तथा जेम्स टॉमसन था, इनके सामने यह व्यवस्था जो महालवाड़ी व्यवस्था हुआ करती थी, इनके सामने उभर करके आई। एक किन किन क्षेत्रों में लागू थी, थोड़ा क्षेत्र का नाम लिख लेंगे, मध्य प्रांत, ठीक, मध्य प्रांत का मतलब उस समय का मध्य प्रदेश का हिस्सा। मध्य प्रांत के साथ साथ इसमें लिखेंगे गंगा की घाटी, जो गंगा यमुना की घाटी है, ठीक, उत्तर प्रदेश के एरियाओं में। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें गंगा घाटी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो स्थापित हुआ करता था, इसमें लिख लेंगे आगरा और अवध, ठीक, आगरा और अवध, ठीक। इसके बाद पंजाब भी आता था, इसको भी नोट कर लेंगे। ये एरिया था जहां पर क्या किया गया था, महालवाड़ी बंदोबस्त की क्या थी, व्यवस्था थी। इस प्रकार से हम लोगों ने महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था देखा, ठीक। इसके पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था देखा, इसके पहले हम लोगों ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था देखा और लॉर्ड कॉर्नवालिस के क्षेत्र को देखा। अब 2-3 व्यवस्थाएं और रह गई हैं, जैसे ददनी प्रथा क्या थी, 3 कठिया प्रथा क्या थी, तो इसको अगली क्लासों में हम देखेंगे। और इसके बाद इसके आने वाले अगले व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसने आप देखें कि टैक्स की जो इन्होंने एक कंपनी की रीढ़ को बना दिया, कंपनी के एक निर्धारित आय हो गई, जिससे कंपनी के कर्मचारियों को और यहाँ पर शासन करने वाले सभी जो प्रशासक हुआ करते थे उनके भी वेतन की बात हो गई। कंपनी को पैसा मिलने लगा, उसका बजट तैयार होने लगा, कंपनी मजबूत होने लगी, यानी ब्रिटिश साम्राज्य की शक्तियों में अब धीरे धीरे विस्तार होने लगा। एक विस्तार और इसके समय में हुआ जिसको अभी हम भूल रहे थे बताना। इसी समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से लेकर के 1792। इसी के समय में 1790 से लेकर 1792 में, उस समय मैसूर का जो सुल्तान हुआ करता था, ठीक, वो टिप्पू सुल्तान था, ठीक। वहां का जो निजाम हुआ करता था वो टिप्पू सुल्तान था, ठीक। वो देख रहा था टिप्पू सुल्तान के ही समय में तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ 1790 से 92 ईस्वी में। तो अंग्रेज ने देखा कि हमारा कब्जा जो है केवल उत्तर भारत और बंगाल के क्षेत्रों तक ही है, क्यों ना हम दक्षिण भारत की तरफ बढ़े। और दक्षिण भारत की तरफ अंग्रेजों के 3 ही दुश्मन थे, मतलब 3 ऐसे राज्य थे, मराठा, हैदराबाद और मैसूर, जो कि अंग्रेजों के अधीन नहीं था और बाकी अंग्रेजों के करीब में लगभग आ चुके थे दक्षिण भारत में, लेकिन कब्जा इनका उत्तर ही भारत तक अभी सीमित था। अब ये दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने के लिए इन्होंने जो मराठा थे, हैदराबाद राज्य था, इनसे कहा कि आप हमको सहायता प्रदान करिए और हम लोग चलते हैं मैसूर को लूटेंगे, क्योंकि अंग्रेजों को डर था। टिप्पू सुल्तान उधर अंग्रेजों को पराजित कर रहा था, ठीक। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें मंगलौर की संधि से टिप्पू सुल्तान शांत नहीं था, इसलिए उसको दिक्कत थी, तो उन्होंने इसको फिर से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध करना पड़ा, जिसमें अंग्रेज पराजित हो रहे थे। इसने क्या किया, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा का और हैदराबाद राज्य की सहायता मांगा, कहा कि चलिए हम आक्रमण करते हैं और जो कुछ भी प्रॉफिट होगा हम लेकर के आएंगे, आप लोगों को भी हिस्सा देंगे। अब मराठा उसमें लूट के नाम पे अंग्रेजों का साथ दे दिया, हैदराबाद भी राज्य दिया और अंग्रेज जाकर के तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जीते। और जीतने के बाद इन्होंने उसमें एक संधि हुई और संधि 1792 में हुई, सालबाई की संधि, जिसमें विवश कर दिया था इन्होंने करने के लिए किसको, क्या बोलते हैं, टिप्पू सुल्तान को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने विवश कर दिया 1792 में, उसके पूरे साम्राज्य को, उसके किले को घेर कर खड़ा हो गया कि नहीं आप संधि करिए तो करिए। उसने विवश होकर के किया और उसी समय 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था टिप्पू सुल्तान को, कि जो युद्ध हुआ था उसमें जो अंग्रेजों का नुकसान हुआ उसमें 3 करोड़ रुपए कौन, टिप्पू सुल्तान भरेगा। उसके साथ साथ
उन्होंने आधी हिस्सेदारी मांग लिया, टिप्पू सुल्तान के साम्राज्य की आधी हिस्सेदारी, कहा कि जितने लोग हमारे साथ ये आए हैं मराठा और हैदराबाद राज्य, इनको भी आधी की हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि ये पहले समझौता हुआ था। ठीक, लेकिन अधिकतर मेन जहां पर जगह थी जहां से राजस्व का सब कुछ व्यवस्था था, इसने अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ठीक, तुंगभद्रा और पेन्नार नदियों के जो क्षेत्र थे, उपजाऊ भूमि थी, इस पे इन्होंने कब्जा किया और अपनी व्यवस्था लॉन्च की। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने जो मित्र बने, अपने मित्रों को ठीक लंगड़ा बना करके और अपने शत्रु को पंगु बना दिया। ठीक, यानी मित्रों को कुछ नहीं किया, बस उनको लंगड़ा, पैर तोड़ करके लंगड़ा कर दिया, और जो शत्रु थे उनको पंगु बना दिया। ठीक, 3 करोड़ रुपए के लिए इन्होंने टिप्पू सुल्तान के बच्चे को लेकर चलाया था, यही लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बच्चे को, कि आप पहले पैसा दोगे तो आपके बच्चे वापस लौट आएंगे। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं 1799 में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, कैसे हुआ, कैसे मैसूर साम्राज्य की समाप्ति हो गई। ठीक, क्या है नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी और मैसूर राज्य से संबंधित कहानियां, इसको हम समझेंगे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट से ये सहायता मांगने का काम किया था। कौन? जो मैसूर राज्य है। ठीक, आएंगे तो उसको भी देखा जाएगा, और कैसे लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि। तो इसके बाद हम 1793 के बाद अब अगले गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा लॉर्ड वेलेस्ली। किसका? लॉर्ड वेलेस्ली का, जो सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध है। आज इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हर दृष्टि से इसको देखा है। कहीं कोई दिक्कत या परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, अपने से संबंधित लोगों में इसको बताएं। हमारी तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, कैलेंडर बांटो अभियान। ठीक, कोचिंग से संबंधित जो कैलेंडर है, नए वर्ष पे सबको फ्री में कैलेंडर दिया जा रहा है। आप भी इस अभियान में शामिल भी हो सकते हैं, और इस कैलेंडर को पाने हेतु आप अपना मौका ढूंढें। ठीक, अगर मिल जाता है तो एक निशानी हमारी भी रखें, और अपने संबंधित लोगों को भी ये जानकारी दें कि यूट्यूब पे फ्री और बेहतरीन रोजाना क्लास, इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री नोट्स, टेस्ट सीरीज रोजाना प्रोवाइड कराए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दिया गया है। ठीक, आप भी जुड़ सकते हैं, अपने कोर्स का नाम लिख सकते हैं, वहां पर रोजाना आपको दिया जाएगा। ठीक, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।